आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करेंगे भारत का इतिहास और संविधान। 50 प्रश्न होंगे, इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब ये जो टॉपिक है, इंडियन जीएस में सर्वाधिक प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। एनालिसिस हमने किया था, वहां पे समझा था। आज डे 20 हो जा रहा है। 20 वीडियो आज, मतलब इससे पहले 19 वीडियो मैंने और डाले हैं सीजीपीएससी से रिलेटेड। मेक श्योर करिए जो नए आए होंगे उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपका। हो सकता है कुछ नंबर पक्का कर दे सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हम लोग आज करेंगे वो रहेगा हम लोग का टेस्ट नंबर 12। उसका डिटेल एनालिसिस है, इंडियन जीएस वाला पोर्शन। और इस टेस्ट सीरीज से ये चीज लिया गया है जिसका हमने प्राइस को रिड्यूस करके 199 कर दिया। फर्स्ट कमेंट पे जा करके इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग नए जुड़े हैं, वर्तमान समय में मैं सीजीपीएससी द्वारा ही चयनित स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे ही हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो इस इंस्टा आईडी में मुझसे जुड़ करके सवाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। डिटेलिंग देखेंगे। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? अपने को बताना है। डिटेलिंग भी देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका कनाडा। पहले तो संघात्मक शब्द को समझिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल या फेडरलिज्म। आपने शब्द सुना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा। सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का जब बंटवारा होता है उसको हम लोग फेडरल सरकार बोलते हैं। एक और तरीके की सरकार होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक। एकात्मक में क्या होता है? पूरा का पूरा पावर जो रहता है वो सेंटर के पास रहता है। ठीक है, तो हम भारत के संघात्मक व्यवस्था को देखेंगे। सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। इसी वजह से हम लोग के पास 3 लिस्ट अपने को देखने को मिलता है। यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट कानून बनाएगा, सेंटर लिस्ट जिसमें सेंटर कानून बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, फेडरलिज्म। अब जब फेडरल की बात कर रहे हैं तो एक और शब्द है क्वासी फेडरल। ये कौन बोला था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्वासी फेडरल, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पसंघीय। हम लोग का जो सरकारी व्यवस्था है, बोलने के लिए तो फेडरलिज्म है, लेकिन हमारी बहुत सारी जो व्यवस्था है वो ऐसी है जो एकात्मक की तरफ है। इसी वजह से एक संविधान, आप बोल सकते हैं विशेषज्ञ थे जिन्होंने भारत के संविधान को क्वासी फेडरल बोला। कौन थे वो व्यक्ति? तो ये करके क्वेश्चन पूछता है। तो इनका नाम था केसी वेयर। केसी वेयर ये व्यक्ति थे जिन्होंने बोला हुआ था। इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग या महाधिवक्ता? कौन सुमेलित है बताइए, फिर कौन सुमेलित नहीं है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, ये आपका सुमेलित दिख रहा है, 324 में ही आता है। और जब आप 324 तक जाएंगे तो आप 326 को भूल नहीं सकते। सीजीपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये आता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, आर्टिकल 326 में आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में नहीं आता, 124 में आता है। संघीय लोक सेवा आयोग अगर आप बात करेंगे 332 में नहीं, 315 से शुरू होगा और 323 तक चलता है। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य का लोक सेवा आयोग, ये सारा चीज जो रहेगा वो इसी में आएगा। महाधिवक्ता 351 जो दिया हुआ है ये आपको मिलेगा 351 नहीं, 165 में। तो संविधान का एक देखा गया है कि एक जो है क्वेश्चन अनुच्छेद से उठा करके पूछता है। अब वो ये पूछे या सीएजी उठा के पूछ दे या 280 वाला वित्त आयोग उठा के पूछ दे, कुछ ना कुछ तो पूछेगा, आएगा ही वो। तो आप ये सब याद करते चलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, समानता, अनुच्छेद 14 में मिलेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में और 24 में
मिलेगा। आपको बताना है कि कौन सा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये पूछा हुआ है। जो है नहीं है वो है आपका ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ कुछ ऐसे अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी जो सारे अधिकार हैं वो विदेशियों को भी है, भारतीयों को भी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, वो मतलब अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर सकते उस रूप में जिस रूप में आप और जो आम जनमानस, आम भारतीय वो कर सकता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला कथन दिया है, विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। बताइए कौन सा कथन सही है? इसको एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर इसका सही उत्तर पे हम लोग चलते हैं। चलिए आते हैं इसके सही उत्तर पे। सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। सही है, हम लोग रिपब्लिक है, गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है। तो ए सही है, लेकिन जो आर दिख रहा है ना आपको, ये वाला गलत हो जाएगा। तो कथन और कारण का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आ रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, सही व्याख्या नहीं हो रहा। तो ए तो सही है ना, तो रिपब्लिक है हम लोग, और ब्रिटिश का जो राजा है वो रिपब्लिक नहीं है, है ना, वो किंगशिप में आते हैं। एक पीढ़ी के बाद उनका जो बेटा या बेटी होगी वो जो है राजा का या रानी का पद जो है धारण करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? तो अगर आप उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 में आपको भारत का उपराष्ट्रपति मिलेगा, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसके लिए अपने को लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जरूरत होते हैं। मतलब 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको इंग्लिश में कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी। तो अपने को बताना है ये 4 में से कौन सा हो जाएगा। वैसे इसका सही आंसर ये भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसे ही करके आपको अनुच्छेद याद करना है। एक साथ आप ऐसे बैठ करके याद करने बैठेंगे ना तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद करना है कि जहां जरूरत पड़े, जैसे कैग आ गया 148 में मिलेगा आपको, तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके अनुच्छेद याद करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल क्या रहता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि बढ़ाया जा चुका है। 5वीं लोकसभा थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1970 का बात है, 75 में खत्म होना था, लेकिन आपातकाल लग गया तो वो वाला जो था 77 तक चला। तो ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है। तो इससे अपने को समझ में आया सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या होता है अगर आपातकाल का घोषणा हो चुका है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल, जनवरी में आपने लगा दिया आपातकाल, ये स्टार बना लेते हैं, और अब जो आपातकाल है वो अगले, मतलब लोकसभा का कार्यकाल अगले जनवरी तक के लिए हो जाएगा। लेकिन बीच में मान लीजिए फरवरी, मार्च ले लेते हैं, मार्च में इस आपातकाल को अपने कैंसिल कर दिया, तो इस जो मार्च है, मार्च से अगले 6 महीने तक के लिए ही लोकसभा रहेगा। मतलब 6 महीना में लोकसभा का चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो ये एक रूलिंग है, इसको भी मैंने आपको कराया हुआ है आपातकाल वाले वीडियो पे, तो उसको भी देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? 109, 110, 112 या इनमें से कोई नहीं? अनुच्छेद 110 इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में आपको बजट देखने को मिलता है। ये लास्ट ईयर सीजीपीएससी ने पूछा था। ऐसे ही करके तो क्वेश्चन आते हैं, जो डिटेलिंग है वहीं से आप उठाएंगे तो क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब मनी बिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मनी बिल का केस क्या है कि इसको पहले ही प्रेसिडेंट स्वीकृति देते हैं,
राष्ट्रपति पहले ही स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद ये सभा पटल पे रखा जाता है। सभा पटल में आएगा तो कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा, और जो अध्यक्ष रहेगा वही निर्धारित करेगा कि ये जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है। इसके अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों द्वारा ही लिया जा सकता है, लाया जा सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति इस बिल को नहीं ला सकता। ये भी हो गया। और यहां से देखिए पारित तो हो ही जाएगा, क्योंकि लोकसभा में क्या बहुमत है, सरकार का तो बहुमत है। तो इसके बाद राज्यसभा में भेजेंगे तो राज्यसभा इसमें सिर्फ और सिर्फ सुझाव दे सकता है। मतलब इस बिल में कुछ चेंज करवाना है नहीं करवाना है, इसकी शक्ति राज्यसभा को है ही नहीं। और अगर राज्यसभा बिल को अटकाना चाहे तो बिल को वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अटका सकता है। 14 दिन में अगर इसने बिल में कोई जवाब नहीं दिया तो हम लोग मानेंगे कि राज्यसभा से ये स्वतः ही पारित है। तो राज्यसभा के पास मनी बिल के संदर्भ में कोई शक्ति नहीं होती, लोकसभा इसमें प्रचंड होता है। तो अनुच्छेद 110 मनी बिल। इसके बाद राष्ट्रपति के पास भी तो जाएगा साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति या तो साइन करेगा या तो साइन नहीं करेगा, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। शुरू में ही दिया था ना इन्होंने सहमति, तो पुनर्विचार नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत में राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद, या इनमें से कोई नहीं। गौर से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उत्तर करिएगा, क्योंकि कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने लास्ट ईयर आए हुए प्रश्न में भी नहीं देखा होगा। बहुत सारे प्रश्न हमारे खुद के बनाए हुए, इस वजह से। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एक स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। और हर मतलब क्या 6 वर्ष का, तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में जो रहते हैं रिटायर होते रहते हैं, और फिर जो बाकी जो रहता है वो आते रहते हैं, 2-2 साल में आते रहते हैं, 2-2 साल में आते रहते हैं, मतलब ये कभी भंग ही नहीं होता। तो ये स्थायी सदन हो गया। अब अगर आप बोलेंगे कि क्या जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, लोकसभा की जैसे अगर हम लोग राज्यसभा को 5-5 साल में चुनाव कराना चाहे तो क्या पॉसिबल है, यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संविधान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। संविधान सभा के पास, संसद नहीं, ये जो सांसद हैं इनके पास ये अधिकार है कि वो जैसे 6 साल का कार्यकाल है और स्थायी सदन है, इसको अस्थायी बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा इसका संविधान संशोधन का प्रक्रिया उसके बाद होगा। तो ये जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अभी देखिए संविधान सभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, अभी तो नहीं है। जब आप संविधान संशोधन कर देंगे उसके बाद एक बार के लिए हो सकता है, हो सकता है बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। किसी दल से निर्वाचित सदस्य को किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदलने से रोका जा सकता है, 48, 51, 52 और 50वां। तो दल बदल कानून मैंने संविधान वाले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे आपको कराया था। संविधान संशोधन 52, तो इसमें जुड़ता है 10th शेड्यूल, संविधान में जुड़ता है 10th शेड्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून के नाम से ये प्रचलित है। इसमें 4 या 5 पैरामीटर्स दिए हुए कि कब कोई आदमी दल बदल सकता है, कब नहीं बदल सकता है। तो इसको जरूर पढ़िएगा। एक बार सीजीपीएससी ने इसमें कंटिन्यू 2 क्वेश्चन पूछ दिए, एक ही टाइम पे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो फिर भी निर्वाचित है, जैसे मनोनीत है। कुछ राज्यसभा में मनोनीत लोग होते हैं ना, 6 लोग मान लीजिए मनोनीत हैं, तो मनोनीत होने के 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो 6 महीने के अंदर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो सदस्यता खत्म नहीं होती। ये किस में आएगा, दल बदल कानून का हिस्सा है। इसलिए बोल रहा हूँ दल बदल कानून के चैप्टर को खोलिए, पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, दिन बे दिन मतलब दिखने को मिलता ही है। दल बदल कानून के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है। प्राक्कलन समिति भारत की सबसे पुरानी वित्त समिति है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संसद का कोई भी सदस्य बन सकता है यदि वो सत्तारूढ़ दल का हो। लोक लेखा समिति में मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। तो ऐसे करके 5 पॉइंट दिए हुए हैं, और जनरली आप देखेंगे ना अच्छे क्वेश्चन जो रहते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, वो लगभग इस पैटर्न के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका कूट तो बाद में देखेंगे हम लोग यही से डिटेलिंग निकालते हैं। चलिए, प्राक्कलन समिति भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, गलत।
इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा से नहीं चुने जाते, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से भी चुने जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला ये सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये एकदम सही पॉइंट है। अगला प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संसद का कोई भी सदस्य बन सकता है यदि वो सत्तारूढ़ दल का हो। तो ये जो प्राक्कलन समिति आप देख रहे हैं, इसका अध्यक्ष जो रहता है हमेशा वो सत्तारूढ़ दल का ही रहता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि वो सत्ताधारी दल का ही होगा। और लास्ट ये वाला पॉइंट मतलब सही है, ये वाला भी सही है। और लोक लेखा समिति में मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो 3, 4, 5 होगा। इसके हिसाब से कूट देखते हैं हम लोग, क्या 3, 4, 5 अपने पास है? जी हाँ, 3, 4, 5 हमारे पास है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को मैं बोलता हूँ 100% एक्यूरेसी वाले प्रश्न। ये आपका निश्चित है कि गलत नहीं हो सकता। पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, बिना ऑप्शन देखे ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप उसका आंसर सही गेस कर ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में है, मतलब वो आपके 100% एक्यूरेसी वाले हैं, इस नंबर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न के लिए जाइएगा, इसको एक्यूरेट क्वेश्चन, एक्यूरेट आंसर हम लोग बोलते हैं। अगला, किस विषय पर सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? निर्वाचन प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध। 253 में मिलेगा आपको, अनुच्छेद 253 में, इसके बारे में पढ़िएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो उपराज्यपाल आपको पता है कि प्रमुख होते हैं जब आप दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो, लेकिन स्टिल उनकी नियुक्ति जो रहती है ना वो राष्ट्रपति करते हैं उपराज्यपाल के सुझाव में या परामर्श में। नियुक्ति याद रखिएगा, क्वेश्चन में तो नियुक्ति पूछा था, तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, ना कि उपराज्यपाल। अगले क्वेश्चन में ये, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? बीवी नागरत्ना, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे अपने को वुमेन एम्पावरमेंट समझ में आएगा कि महिलाएं क्या कर सकती है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका लीला सेठ। लीला सेठ जो है, जस्टिस लीला सेठ बोलेंगे इनको, तो ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, CJ, चीफ जस्टिस ऑफ कहाँ रही हैं ये? हिमाचल प्रदेश, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश ये रही है। तो लीला सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि फातिमा बीवी कौन है, तो ये अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है और क्वेश्चन ये। तो ये पहली महिला आपकी सुप्रीम कोर्ट की जज है, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज है। अब अगर आपसे पूछता है कि क्या कोई पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही है? CJI ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी तक कोई रहा है? तो इसका आंसर है अभी तक कोई नहीं रहा है, लेकिन जैसा क्रम चल रहा है, बीवी नागरत्ना, इनको ध्यान रखिएगा, जस्टिस बीवी नागरत्ना अभी शायद 62 या 63 की एज की है ये, तो ये 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, ये तय है और ये होना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फातिमा बीवी इनसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी इनका निधन हुआ और इनको अवार्ड भी मिला है, मैंने कराया है इसको करंट अफेयर पे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। अगला, निम्न में से कौन सा कथन भारत के एकात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? भारत में स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय व्यवस्था है, भारत की न्यायपालिका इकहरी है, भारत में राज्य का संघ से विलग होने का अधिकार नहीं होता, भारत में नागरिकता की इकहरी व्यवस्था है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एकात्मक व्यवस्था क्या होता है। अगर हम लोग एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक प्रणाली मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा पावर जो रहेगा वो रखेगा सेंटर अपने पास। अब सेंटर के पास अगर पूरा पावर है तो वो चाहे तो स्टेट बनाए, चाहे तो संविधान बनाए, चाहे तो वो शक्ति दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एकात्मक उसको बोलते हैं। तो इसमें, इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ये, भारत में स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय व्यवस्था है। ये एकात्मक नहीं है, संघात्मक व्यवस्था है अपने पास। बाकी देखिए, भारत में राज्यों के संघ से विलय होने का अधिकार नहीं है,
ये एकात्मक पहलू दिखाता है ना, कि राज्य बोल रहा है कि नहीं तुम, मतलब मैं अलग होना चाहता हूँ। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में राज्यों को सेंटर से अलग होने का अधिकार है, हमारे पास नहीं है। तो ये हम लोग एकात्मक पहलू है ये इसका। भारत में एकहरी नागरिकता है, ये एकात्मक पहलू है। मतलब पूरा पावर जब सेंटर के पास है तो उसको एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इसके बारे में अपने को बताना है। अनुच्छेद बता देता हूं आपको, अनुच्छेद 72 में देखने को मिलेगा आपको। ये 4 प्रकार का दिया हुआ है, आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, इंग्लिश में एक बार लिख लेते हैं इसको। पार्डन, कम्यूटेशन, पार्डन कम्यूटेशन, उसके बाद हो जा रहा है रिमिशन, रिप्राइस, और 5वां है आपका रिस्पाइट। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे। हम लोग यहीं पे ही खत्म करते हैं समझ करके कि क्या होता है पार्डन। पार्डन मतलब पहला क्षमा, क्षमा का मतलब पूर्ण रूप से क्षमा कर दो किसी भी प्रकार का, या मार्शल मतलब सैन्य कानून के तहत उसको कार्रवाई हुआ हो, या सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दिया हो, पार्डन क्षमा कर दो, खत्म हो गया ये। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का हिंदी अर्थ होता है आपका लघुकरण, मतलब चेंज कर देना। मतलब लघुकरण यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये तो रहा लघुकरण। तो लघुकरण का मतलब होता है आपका सजा की प्रकृति को बदल देना। इसका क कहा जाएगा 4। सजा की प्रकृति को बदल देने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे किसी को मान लीजिए मृत्यु दंड मिला हुआ है, मृत्यु दंड को हम लोग कर दिए आजीवन कारावास में, प्रकृति चेंज हो गई ना। मृत्यु था प्रकृति और दूसरा प्रकृति क्या है, आजीवन कारावास, तो कम्यूटेशन हो गया। तो क का चाहिए 4, क का चाहिए 4। तीसरा है आपका रिमिशन, रिमिशन को हिंदी में बोलते हैं परिहार। परिहार है अपने पास, परिहार भी है। परिहार का मतलब क्या होता है, सजा की जो प्रकृति है उसकी अवधि में कम करना, अंतर को, सजा की अवधि को बदलना। जैसे ये लिखा हुआ है पे, सजा की अवधि को बदलना ये। तो घ का 3 मिल जाना है अपने को, घ का 3। उत्तर तो यहाँ से आ जा रहा है। उदाहरण देख लेते हैं, परिहार में सजा की अवधि को हम लोग कैसे कम करेंगे। अब मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा मिली, उसको 2 साल का कर दीजिए, सजा की अवधि कम हो गई। तो ये भी हो गया रिमिशन। उसके बाद आता है रिप्राइस। तो रिप्राइस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शायद प्रविलंबन बोलते हैं, प्रविलंबन। ख, ख का चाहिए 1, दंड देने में देरी, ख का 1, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में समझ लीजिए रिप्राइस। रिप्राइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब किसी विशेष परिस्थिति के कारण सजा जो है उसको चेंज कर देना। आप जैसे मान लीजिए किसी को सजा हुआ फांसी का, अब बाद में पता चलता है कि वो जो है उसको गर्भ गर्भ अवस्था पे, मतलब वो माँ बनने वाली है, तो उसको आप जो है फांसी की सजा नहीं दे सकते, अब उसको आपको आजीवन कारावास में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी चीजें होती हैं। और लास्ट वाला रोकना है कुछ समय के लिए। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, एच डी देव गोंडा। तो आपको बताना है ये। ठीक है, इसका वैसे हमने देखा हुआ है, इसका भी 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। अगला, भारत में महिलाओं को मताधिकार का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है, मतलब कहाँ से मत देने का अधिकार अपने को महिलाओं को मिला हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह अधिकार मिला हुआ है। अगला, नोटा, नन ऑफ द अबव विकल्प के साथ मतदान करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो इसमें तो हैं हम, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा इसको। अगला, सम्मिलित करना है, संविधान का भाग दिया है और यहाँ उपबंध दिए हैं। अपने को पता है कि घ जो भाग 18 है ये आएगा आपका आपात उपबंध से। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना भाग 18 आपात उपबंध हो गया। और क्या बचा, आपने राजभाषा जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो राजभाषा जो है, पहले इसको देख लेते हैं क्या इससे आंसर निकल रहा है। घ का क्या लिया था हमने, घ का
घ का एक, तो घ का एक यहाँ से उत्तर आ जा रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, तो इससे आंसर आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहाँ से क्या क्या चीज ग्रहण किया गया है। तो फ्रांस से आपको पता होगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से आपको पता होगा समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया हुआ है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको ली हुई है। तो इसके अनुसार चलेंगे तो हम लोग का, अच्छा यहाँ पे क ख ग घ होगा, यहाँ पे क ख ग और घ, तो यहाँ पे अपना क का एक आ रहा है, और ख का दो आ रहा है, और ग का चार, और घ का तीन। ठीक है, सही किया हुआ है ये, और इसके अनुसार हम लोग का जो आएगा उत्तर वो आ जाएगा आपका सी। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए, यहाँ से हिस्ट्री शुरू होता है, वहां तक संविधान के प्रश्न थे, अब हिस्ट्री को देखते हैं। बंगाल को सिंध से जोड़ने वाली प्रसिद्ध जीटी ग्रैंड टैंक सड़क का सर्वप्रथम निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक या चंद्रगुप्त मौर्य? अगर आपने पहले के क्वेश्चन में मेरे गौर किया होगा तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया हुआ है। आंसर देखें क्या है इसका। बहुत सारे लोग हो सकता है शेरशाह सूरी लगाए, जो कि डेफिनेटली गलत होगा। याद रखिएगा किस शासक के शासनकाल में हुआ था। देखिए, निर्माण सर्वप्रथम बोला है, सही आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। बाद में शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत कराई और इस रोड को और ज्यादा व्यापक रूप से प्रसिद्ध किया, और मेन रूट था, सिल्क रूट का मेन रोड ये बना। शेरशाह सूरी का योगदान है, लेकिन शुरुआत तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पे आप गलती नहीं कर सकते। गलत कथन का चयन करें। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। वे पश्चिम बंगाल के हुगली रियासत के राजा थे। वो एक ईश्वर मत के प्रबल समर्थक थे। ब्रह्म कॉर्निकल का प्रकाशन उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया। तो गलत कथन है, वे पश्चिम बंगाल के हुगली रियासत के राजा थे, राजा नहीं थे वो। और बाकी कथन आपका सही है ना। आप जब राजा राम मोहन रॉय को पढ़ेंगे तो ब्रह्म समाज आप नहीं भूल सकते। अब जब उनको पढ़ेंगे तो एक बहुत फेमस किताब है परसीव्ड ऑफ जीसस, उसको आप नहीं भूल सकते। और संवाद कौमुदी नाम की एक बंगाली पत्रिका उन्होंने निकाली थी, उसको भी आप नहीं भूल सकते। सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। कर्नल वॉयली हत्याकांड, एस्ट्रा इसका होना चाहिए आयरलैंड, आयरलैंड नाम का शायद आदमी था। ठीक, एवं रेंड हत्याकांड, डायर हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड। इसके हिसाब से अपने को बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। मिलान करें। कर्नल वाइली का हत्याकांड 1909, मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर इनकी हत्या की थी। आयरलैंड एवं रेंड हत्याकांड, प्लेग अधिकारी थे, तो 1897 चापेकर बंधु ने इनकी गोली मार करके हत्या की थी। डायर हत्याकांड, तो आप उनका नाम जरूर सुने होंगे, इनके ऊपर अभी फेमस फिल्म भी आई थी सरदार उधम सिंह, तो उन्होंने 1940 में जाकर के इनकी गोली मार के हत्या की थी। सैंडर्स हत्याकांड, शहीद भगत सिंह, उन्होंने इनकी गोली मार करके हत्या की थी। तो ये अपने को सीक्वेंस मिल गया। सबसे पहले अपने को चाहिए दो, 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 उसके बाद चाहिए एक, एक, फिर चाहिए चार, चार, फिर तीन, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 74 का जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा सी। ठीक है, सारा चीज तो सही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे? 1901 का कलकत्ता, 1915 मुंबई, 1916 लखनऊ, 1918 का दिल्ली अधिवेशन। आपको पता होगा गांधी जी सर्वप्रथम बार 9 जनवरी 1915 में भारत वापसी किए थे, पूर्ण रूप से वापस किए थे। डेट को ध्यान रखिएगा, इस डेट पे हम लोग अप्रवासी दिवस मनाते हैं। लेकिन गांधी जी प्रथम बार किसी अधिवेशन में अगर वो शामिल हुए थे तो वो है आपका 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। यही तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और इस टाइप के ट्विस्ट वाले क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। अगला महाजनपद है, और अपने को यहाँ पे मिलान करना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो एक हिंट है क्वेश्चन में, वहां से आप इसका मिलान करने में कामयाब रहेंगे।
याद रखिएगा, बहुत सारे लोग हो सकता है जिनको महाजनपद के बारे में ना पता हो, लेकिन क्वेश्चन में हिंट हमेशा होता है। जैसे चेदी महाजनपद तो जानते हैं ना आप, जिसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती, तो बी का एक चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है ना, कुछ इसमें अलग नहीं है। बाकी अगर आप ज्यादा डिटेलिंग में जाना चाहें तो आप जानते हैं कि मत्स्य मत्स्य ये जो है, इसका जो था ये विराट नगर, अगर महाभारत कालीन आप जाएंगे तो विराट नगर मत्स्य नगर यहाँ पे रहा था। तो ऐसा करके भी आप मिलान कर सकते हैं अगर आपको पूरा डिटेलिंग याद है, लेकिन कर लीजिएगा इसको याद, काम आएगा। अगला मराठा क्षेत्र है और अपने को बताना है राजधानी। देखिए फिर से हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाए। चलिए हो गया, हिंट मिल गया। आपको पता है कि भोसले जो है वो नागपुर से आए थे, छत्तीसगढ़ में इतने साल शासन किए, आप कैसे भूल सकते हैं। तो सा का अपने को 3 चाहिए, सा का अपने को 3 चाहिए। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने नाम सुना होगा है ना, तो वो ग्वालियर के हैं, ये भी आप कैसे भूल सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, द का 4 चाहिए, द का 4 चाहिए। और होलकर जो है ये इंदौर से संबंधित है, ब का 1 चाहिए, तो ब का 1 चाहिए। तो इसका जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके भी आप मिलान कर सकते हैं। जब आप जैसे ही भोसले को 3 में लेके जाएंगे, भोसले को 3 में लेके जाएंगे, देखिए 50-50 का ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। और ऐसे ही आपको बहुत सारे 50-50 के क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे ताकि आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसके विकास का श्रेय पुर्तगालियों को नहीं जाता। गोथिक स्थापत्य कला, प्रिंटिंग प्रेस, सूती वस्त्र उद्योग या जहाज निर्माण। सही उत्तर है इसका सूती वस्त्र उद्योग। अब वो पुर्तगाली बोला ही है तो 1498 जानते ही हैं आप, वास्को डिगामा भारत आया था। और इनके 3 गवर्नर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला जो था, दूसरा जो था और तीसरा जो था। पहला जो गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी इल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। और उसके बाद दूसरा जो गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुक्वेरेनकू, इसने भी बहुत ज़्यादा चीज़ किया था, इसी के टाइम पे गोवा पे इन्होंने कब्जा किया। और उसके बाद जो तीसरा था नीनो दी कुन्हा, इसने क्या किया था, इसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे पुर्तगाली भारत में रह करके भारतीय वायुफिले यहाँ के परिवेश में ढल जाए, तो इसका भी योगदान है। नीनो दी कुन्हा नाम था। तो ऐसे करके इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, अभी कुछ साल पहले सीजीपीएससी ने पूछा भी हुआ था। आइए निम्न कथन पर विचार करिए और बताना है असत्य कथन कौन सा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट द्वारा भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया गया। देशी रियासतों के नरेश भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं असत्य पूछिए, जिसमें से आपको दिख रहा है कि पहला तो डेफिनेटली असत्य है, क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे नमक सत्याग्रह कर रहे थे तो कोई तो गया नहीं था कांग्रेस से। तो ये वाला कथन आपका असत्य है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक। भीमराव अंबेडकर तीनों गोल में सम्मेलन में गए थे, जी हाँ डेफिनेटली गए थे। एनी बेसेंट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। देशी रियासत के नरेश भी गए थे। 2 3 4 तो सही है, मतलब ए, मतलब पहला कथन आपका गलत हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक कार्य, सम्यक कर्मांत और सम्यक संकल्प। एक संपूर्ण दर्शन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इंडियन फिलोसफी, एक सिंगल वीडियो पे डिटेलिंग पूरा है, उसमें क्या है, क्यों है, प्रतीत समुत्पाद क्या है, उसको डेफिनेटली देखिएगा। इसका सम्यक ज्ञान सही आंसर हो जाएगा, अष्टांग मार्ग। निम्न विदेशी यात्रियों को भारत आगमन का सही क्रम बताइए। हेन स्वांग, सुलेमान, इत्सिंग और अब्दुल रज्जाक। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, पहले भी पूछा हुआ है। जैसे हेन स्वांग बात करेंगे तो 639 एडी में ये भारत आया था। उसके बाद हम लोग जब सुलेमान की बात करते हैं तो सुलेमान जो है वो 9वीं शताब्दी में भारत आया था। इत्सिंग बहुत प्रचलित नाम दिख रहा है आपको, 671 एडी में भारत आया था। और अब्दुल रज्जाक बहुत प्रचलित है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, 15वीं शताब्दी में देवराय सेकंड के समय पे ये भारत आया था। तो इतना सारा चीज पता चल गया, अब तो बना लेंगे ना। 639 से ही शुरू करना है, मतलब एक से ही जाना है अपने को।
1 से जाना है, इसको हटाइए। उसके बाद फिर 3 पे जाना है, 3 पे जाना है। उसके बाद फिर ये 2 पे जाना है, 2 पे जाना है, फिर 4 पे जाना, मतलब ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ट्रेवलर्स और किसके समय पे आया था, इब्न बतूता भी है। रहला बुक किसने लिखी थी, इस टाइप की चीजें भी एग्जाम पूछता है। किस शासक के संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और गयासुद्दीन तुगलक। और राजा था, वो बोला था कि मैं जब तक दिल्ली आऊं उससे पहले बोल देना निजामुद्दीन औलिया को कि दिल्ली खाली कर दे और मेरे आने से पहले वहां से चला जाए। तो निजामुद्दीन औलिया ने उस शासक को बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, आओ तो पहले दिल्ली। और वो दिल्ली आने से पहले ही वो शासक खत्म हो गया, निजामुद्दीन औलिया ने बोला। और गयासुद्दीन तुगलक, ये अंतिम समय इनका रहा था। तो ये इसकी स्टोरी है। आइए, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, है ना, इसको अपने को देखना है। तो मिलान करके देखते हैं कौन किसका है। गोलकुंडा, मैंने आपको बताया था कि गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह का आक्रमण काकतीय वंश के राजा प्रतापमल के टाइम पे हुआ था। गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, द का 4, ठीक है। उसके बाद बीजापुर, बीजापुर का आदिल, आदिल शाही आ जाएगा, है ना। और बरार है और अहमदनगर है, तो बी का 3 लेते हैं हम लोग, बी का 3 लेते हैं, बी का 3 लेंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। चलिए, ये दोनों तो गए। इसके बाद कौन आ रहा है आपका, बरार। तो बरार का इमाद शाही है, इमाद शाही। तो अ का 1 चाहिए अपने को, अ का 1 चाहिए, तो यहाँ से बी इसका सही हो जाएगा, मतलब स का 2। अहमदनगर का निजाम शाही, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे अगर भारत का मैप अगर आप देखेंगे ना, बीच से ऐसे शुरू होगा, ऐसे बटा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, तो आप देखेंगे इसको तो आराम से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित मंदिर किस शैली के थे, नागर शैली, बेसर, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण, और आपको पता ही होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि सिंध ऊपर की तरफ रह रही है ना, ऊपर की तरफ रह रही है, तो ऊपर कौन सा मंदिर शैली प्रसिद्ध था, नागर शैली, और नीचे द्रविड़ शैली प्रसिद्ध था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में तो मंदिर मिले ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूजन होगा, गलती मत करिएगा। अगला, किसी भी यूरोपियन द्वारा कब्जा किया गया सबसे पहला क्षेत्र भारत में, बंगाल, बंबई, गोवा या सूरत। कब्जा बोला है, ध्यान रखिएगा, तो गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यूरोपीय तो जानते ही आप कौन था, 1510 में, है ना, पुर्तगाली थे जिन्होंने इसका कब्जा किया था। अगला, निम्न कथन पर विचार करिए। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के तहत सभी राजाओं को पराजित किया। इलाहाबाद अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जीवन काल में समुद्रगुप्त ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। सही कथन दिया गया है, बताइए कौन सा सही है, एक बार ट्राई करिए आप। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4 इसका सही है। इलाहाबाद अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और इसके रचयिता हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, मेंस के पर्सपेक्टिव में तो और इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी, सोने के आभूषण, रुई, घोड़े या नाव। घोड़े थे। और विजयनगर साम्राज्य की अगर आप बात करें तो चारों डायनेस्टी को आप नहीं भूल सकते, कौन कौन से थे, संगम डायनेस्टी, एक सुलवा, एक तुलवा और अरविंदु, अरविंदु या अरविंदु, अरविंदु कर देते। ये 4 डायनेस्टी थे। इनके फाउंडर कौन थे, मेन राजा कौन थे, किसके टाइम पे कौन से जो फॉरेन ट्रेवलर थे वो आए थे, ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। कथन है, विचार करना है, शिवाजी के अष्टप्रधान राजा के मंत्री परिषद के समान सहायक थे। इनमें पेशवा का पद सर्वोच्च था, जो नागरिक व सैनिक मामले देखता था। अष्टप्रधान के सभी पद स्थायी व अनुवांशिक थे। युद्ध के समय सभी को युद्ध में भाग लेना होता था। तो ये 3 तो अलग से गलत दिख रहा है, अनुवांशिक कैसे हो सकते हैं, है ना, तो 3 तो नहीं होना चाहिए। जैसे आप 3 को हटाएंगे, केवल 1 या केवल 1 2 होना चाहिए। और आपको ये पता है कि पेशवा का पद तो सर्वाधिक था, तो ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 और 3 कथन का इस्तेमाल करके आंसर ले आया। ऐसे भी आपको करना है, करना सीखना पड़ेगा, नहीं आता है तो।
घटनाएं दी हैं और बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये हुआ था। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है एक जगह पे, मैं बताता हूँ कि वहाँ पे क्या गलती है। ठीक। अगर आप बात करेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। जगह था सिंगापुर ही था, लेकिन आप बात करेंगे ना तो सिंगापुर का एक पुराना नाम भी था मलाया, उस जगह पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में ही, और सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना के बाद वो अपने आप को पीएम नियुक्त करते हैं। जापान हो गया और आपका रशिया हो गया, आपका जर्मनी हो गया, ये सारे लोग जो हैं इनको वो भी बोलते हैं कि हाँ हम मानते हैं, मतलब आप सरकार है आपकी और आप पीएम है। फ्री इंडियन सेंटर फ्री की स्थापना जर्मनी में हुई और लाल किला का मुकदमा दिल्ली में हुआ था। तो इसके आधार पे अगर हम लोग मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ए। देखिए यहाँ पे आपको बी भी दिख रहा है जो इसका सही उत्तर हो सकता है, तो मलाया और सिंगापुर दोनों एक ही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, पीएससी के इस छल के लिए आप तैयार रहिएगा। कभी कभी हो सकता है 2-1 भी मिले, कभी 1-2 भी मिले। अब आप यहाँ ए लगाइए या बी लगाइए, दोनों सही है और दोनों गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से पहुंचते हुए समझते हुए हमने ए को क को 2 इस वजह से लिया क्योंकि मलाया पुराना नाम है। तो आपको कभी कभी ऐसे तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी पीएससी का तो नहीं बोल सकते, सीजीपीएससी में करना पड़ जाता है। 25 तत्वों के साथ जगत के विकासवाद का सिद्धांत किस दर्शन में मिलता है? सांख्य दर्शन सही उत्तर है। प्रकृति और पुरुष से सृष्टि का सृजन मानते हैं। अलग से एक स्पेशल वीडियो कराया हुआ मैंने, उसको डेफिनेटली जाके देखिएगा। आपका मतलब भारतीय दर्शन एक बार में पूरा समाप्त हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ईश्वर प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग की व्याख्या किन के द्वारा की गई है? तो वल्लभाचार्य जी हैं जो मानते हैं पुष्टि मार्ग मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, श्रद्धा भक्ति इन्हीं में चल रहा है, इन्हीं में ही सबसे ज्यादा है। अगला, अनेकांतवाद की व्याख्या किस दर्शन में की गई है? तो जैन दर्शन है। अनेकांतवाद और स्यादवाद, इसके बारे में हमने डिटेलिंग किया हुआ है, क्या होता है अनेकांतवाद और स्यादवाद, इसको हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। अगला, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? महायान, जैन संप्रदाय, हिंदू धर्म या हीनयान बौद्ध? तो जैन संप्रदाय। अणुव्रत शब्द इससे संबंधित देखने को मिलता है। अगला, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बनवाली, रंगपुर, सुरकोटा या रोपड़? तो हड़प्पा कालीन स्थल है, तो ये दिख रहा है अपने को बी, रंगपुर सुमेलित नहीं है, राजस्थान दिया हुआ, जबकि इसको गुजरात होना था। हर्षवर्धन के राज्य कवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्रियदर्शिका, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। बाणभट्ट बहुत फेमस कवि रहे हैं, इनका ध्यान रखिएगा। नागानंद इनका फेमस रचना है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, प्रियदर्शिका, कादम्बरी और रत्नावली, इसके बारे में भी तो हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कौन सा है, ये तीनों को भी देख लेते हैं। ये जो है, अच्छा यहाँ कादम्बरी होगा ना, गलत टिक हो जा रहा था, इसको ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा सा। कादम्बरी, बाणभट्ट की जो रचना है वो कादम्बरी है ना। और ये जो आपको दिख रहा है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ये जो है ये हर्षवर्धन के, और उन्होंने लिखा था, लिखवाया था, है ना, ये शोध का विषय है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार में प्रारंभ में कितने वर्ण अस्तित्व में थे? इन्होंने बोला था कि शुरुआत में 3 वर्ण का अस्तित्व था, चौथा वर्ण बाद में आया, ऐसा करके बोला हुआ था। उड़ीसा स्कूल, चंदेल स्कूल और सोलंकी स्कूल की स्थापत्य शैली की 3 उपशैलियां हैं। द्रविड़ है, नागर है, कलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? उड़ीसा, चंदेल और सोलंकी स्कूल, ये आपको नागर शैली से संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसका? मंदिर स्थापत्य शैली, तो नागर शैली में ये आएगा। अगला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 3 मुख वाली मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, कहाँ प्रकट होता है, कहाँ मिला? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या कालावा? तो एलिफेंटा की गुफा रही है जहाँ पे ये मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो नटराज की मूर्ति है, इसको आप कैसे भूल सकते हैं, चोल काल से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, सब जानते हैं, औरंगजेब
ने इसका निर्माण करवाया था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? मोहिनी अट्टम बहुत प्राचीन शैली है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा। तो सही आंसर है इसका केरल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आज के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं, जो हमने सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा 50 में आपके कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन क्योंकि थोड़े से जटिल भी थे, तो लगभग आपके 40 आसपास बन सकते हैं, है ना। 38-40 आसपास आपके अच्छे नंबर इसमें कहलाएंगे। थोड़ा सा और प्रैक्टिस का नीड है। अगले वीडियो पे आएंगे हम लोग और किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे और चर्चा करेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे, किस टॉपिक पे हम लोग डिटेल वीडियो लाएं जिसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करेंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।